है। तो देखिए ये यहां तक पहुंच गए थे कि फंक्शन gx डिफरेंशिएबल है, लेकिन hx वाज कॉन्टिन्यूअस ओनली, है ना, उसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में नहीं मालूम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू सेम है, तो लिख सकते हैं आप लिमिट x अप्रोचेज a माइनस hx इज लिमिट x अप्रोचेज a प्लस hx, ठीक है, और इज इक्वल टू h, ठीक है। तब चलिए ऑपरेट कर देता f डैश x, इसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू निकाल दी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा x इक्वल टू a पर, तो लिमिट x अप्रोचेज a माइनस g डैश x, ठीक है, और इनटू लिमिट x अप्रोचेज a माइनस hx, ठीक, प्लस लिमिट x अप्रोचेज a gx और लिमिट x अप्रोचेज a माइनस h डैश x, ठीक है। समझ गए, h डैश x। अब देखिए, अब इसमें जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, जैसे g डैश x तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि g फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन h कॉन्टिन्यूअस है, तो a के जस्ट लेफ्ट साइड में जस्ट राइट साइड में वैल्यू सेम है ना। यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज a प्लस g डैश x लिखते तब भी उसकी वैल्यू वही होती, जो लिमिट x अप्रोचेज a माइनस g डैश x है। इसमें प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है, हाँ देखिए ये, अच्छा HA हमने पूछा ना, चलिए HA एंड GA दोनों लिख लीजिए। GA में पूछना था, GA पूछना था, क्यों, तो देखिए h डैश x के बारे में तो गारंटी नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग भी हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो LSD मतलब लिमिट x अप्रोचेज a माइनस h डैश x मे नॉट बी इक्वल टू, मतलब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये मानते हुए वर्ड सिचुएशन में कि ये अलग होगा तब हमें काम करना है। तब देखिए फर्स्ट पार्ट तो दोनों केस में सेम होगा, वेदर यू आर राइटिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों केस में सेम आ जाएगा। RHD भी मैं लिख ही देता हूँ, लिखते तो लिमिट x अप्रोचेज a प्लस f डैश x, ये हो जाता है लिमिट x अप्रोचेज a प्लस g डैश x और लिमिट x अप्रोचेज a प्लस hx, ठीक है। और यहां जाता लिमिट x अप्रोचेज a प्लस gx और लिमिट x अप्रोचेज a प्लस, सारे a माइनस को सिर्फ a प्लस में चेंज कर देना h डैश x। अब ये डाउटफुल है, ये दोनों इक्वल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और नहीं है जानकारी तो अलग लेकर के ही तब आगे बात बढ़ानी है, ठीक है। तब जरा देखिए, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब डेरिवेटिव विल बी समथिंग फाइनाइट, कुछ ना कुछ होगा। जब डिसकंटिन्यूअस होता है तो हो सकता है कि डेरिवेटिव, एक साइड का डेरिवेटिव कोई ना कोई इनफाइनाइट होगा, है ना। लेकिन जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, जुड़ा हुआ हो किसी पॉइंट पर, तो वहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट हो, चाहे जो भी हो जाए, जितना हो जाए। तो अब जरा देखिए, अब gx कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, gx तो कॉन्टिन्यूअस है, क्यों, तो gx इज डिफरेंशिएबल, तो ये दोनों तो इक्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली सेम होगा, ये सेम है, ठीक है। दोनों में रीजन आपके सामने है कि gx इज डिफरेंशिएबल एंड hx इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसीलिए दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों ही केस में सेम आएगी। अब जो प्लस के राइट साइड में पोर्शन है, उसमें एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये था कि hx के बारे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है, दोनों अलग अलग हो सकता है,
और ये दोनों अलग अलग है, तो इसके इफेक्ट को हटाने के लिए क्या करेंगे कि gx कॉन्टिन्यूअस तो है ही, gx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज a प्लस gx एंड दिस विल बी इक्वल टू ga, और बाय द वे ये 0 हो जाए तो बात बन जाएगी। नहीं, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव hx का कुछ भी हो जाए, अलग अलग भी हो जाए, तो भी ga की वैल्यू 0 हो जाने के बाद सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ga की वैल्यू 0 हो जाएगी और ha कैन टेक इन रियल, ha कैन टेक इन रियल। ठीक है, ha कुछ भी हो जाए हमें कोई एतराज नहीं है, जो ना हो जाए, क्योंकि hx के कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट साइड में यूज हुआ है और लेफ्ट साइड में सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है तो काफी है ना, उस पॉइंट पर वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, क्योंकि g डैश x एग्जिस्ट एट x इक्वल टू gx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, इसलिए उसके साथ जो प्रोडक्ट में वैल्यू है वो कुछ भी हो तो चलेगा, उसको 0 करना जरूरी नहीं है। लेकिन राइट हैंड साइड में hx वाज नॉट डिफरेंशिएबल, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग हो सकता है, उस अलग अलग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो GA की वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर fx टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। इसी को समझ गए? सोच के बताइए। इस बात को समझ गए कि नहीं? यस कि नो बताइए। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अब इस समय डाटा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, जो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं सीधे फंक्शन दिया होता है उसको, तो वैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया, कोई ये नहीं कि LHD RHD और ये ताम झाम किया। डिफ्रेंशिएशन का मतलब वही है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब यही है, ऐसे ही करना है। अब ये देखना है कि f डैश x कब डिफाइंड होगा, बस उसके आगे पीछे नहीं सोचना है। अब देखिए, जैसे यही आपको फंक्शन दे देता gx अपॉन hx, और तब इस पर कमेंट मांगता कि कब ये डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे, f डैश x लिख करके देखिए क्या होगा, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, यही क्वोशिएंट रूल होता है। तो सबसे पहले देख लेना है कि कंपोनेंट फंक्शन के बारे में आपको क्या दिया है, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो जब gx और hx दे दिया डिफरेंशिएबल है, gx एंड hx आर डिफरेंशिएबल। ठीक है, आर डिफरेंस, gx एंड hx आर डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब न्यूमरेटर तो एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा, ये पक्की बात है। तो सिर्फ f डैश x को एग्जिस्ट करने के लिए, if gx and hx are differentiable, then for f dash x to exist, क्या होना चाहिए, hx should not be 0। जहां पर भी कहता है, जैसे क्या x इक्वल टू a पर f डैश x एग्जिस्ट करे, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो कहना है hx 0 नहीं होना चाहिए भाई। hx जहां पर 0 होता है वहां पर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल fx नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंशिएबल। ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कहीं पर भी आपको कहे कि ये कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ना, gx कह दिया कि कॉन्टिन्यूअस है, इसके बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है, और hx इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ga की वैल्यू बताओ, तो ऊपर जो हमने किया है वही काम करना है यहाँ पर, क्योंकि s डैश x तो है, g डैश x नहीं है, तो g डैश x का मतलब gx के बारे में दे दिया कॉन्टिन्यूअस है, तो gx का डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डिफरेंट हो सकता है, तो सिर्फ उसके कोफिशिएंट को 0 बना देना है। तो कोफिशिएंट को 0 बनाइए, लेफ्ट राइट में कुछ भी डिफरेंट वैल्यू देता हो, हाँ लेकिन फाइनाइट वैल्यू देती है, और कॉन्टिन्यूअस है तो फाइनाइट वैल्यू ही है, तो इसीलिए तब उसको 0 से मल्टीप्लाई करके उसका इफेक्ट खत्म, फिर कहानी।
समझ गए? हो पाए तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें अब gx जैसे कहता है कॉन्टिन्यूअस है और hx इज डिफरेंशिएबल, hx इज डिफरेंशिएबल, तो आपसे पूछेगा कि ha की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ha 0, लेकिन ha 0 करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या करेगा, डिफाइंड ही नहीं होने देगा। डिनोमिनेटर तो किसी शर्त पर 0 नहीं होना चाहिए। तो दो फंक्शन का रेशियो है कोई फंक्शन और कहता है कि डिनोमिनेटर इज डिफरेंशिएबल बट न्यूमरेटर इज नॉट डिफरेंट, न्यूमरेटर इज कॉन्टिन्यूअस एट सम पॉइंट, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन एट दैट पॉइंट फॉर विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो कहेंगे हो नहीं सकता है, क्यों? hx को 0 करेंगे तभी जाकर के g डैश x लेफ्ट साइड और राइट साइड में अलग वैल्यू दे तो उसका इफेक्ट खत्म किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कर नहीं सकते hx को 0, क्योंकि hx का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। लेकिन यही उल्टा कह दे तो हो सकता है gx में भी 0, तो कहता है ना, gx को 0 कर सकते हैं कि hx सिर्फ कह दिया कि कॉन्टिन्यूअस है, hx इज कॉन्टिन्यूअस एंड gx इज डिफरेंशिएबल, hx इज कॉन्टिन्यूअस, gx इज डिफरेंशिएबल। तब आपसे कहेगा कि फाइंड gx फॉर विच gx अपॉन hx इज डिफरेंशिएबल, gx शुड बी 0, gx 0 हो सकता है, gx at that x should be 0 for ratio function to be differentiable। समझ गए? क्योंकि gx अपॉन hx को डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले ये देख लेना है उस x पर hx 0 नहीं होना चाहिए, ये प्राइमरी कंडीशन। फिर बाद में आपको है ना, ये प्राइमरी कंडीशन, ये डिफरेंशिएबिलिटी और बाकी सब देखने के पहले ये देख लेना है जिस x पर जिक्र कर रहा है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उस x पर कहीं डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होता है, नहीं होता है, फिर कंडीशन को पढ़ो, ठीक, और उसके बाद में तब जज करें। समझ गया इसे? ठीक है, अब आइए ठीक है। जैसे अब कहता है आपको, ये तो हुई डिफरेंशियलिटी की बात। जैसे एक फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, a function is a function y equal to fx is discontinuous at x equal to a, ठीक है। एक फंक्शन x equal to a पर डिसकंटिन्यूअस है, बट y equal to mod fx is continuous at x equal to a। is continuous at x equal to a, ठीक है। y equal to fx डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन y equal to mod fx is continuous at x equal to a। मॉडुलस को ड्रॉ किया तो कंटिन्यूअस निकला। तो कह रहा है आपसे कि फाइंड fa if limit x approaches a, fx is say l and this is not 0, ठीक है। a पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन कहता है मॉड fx कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, तो a पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये बता। समझ गए? तो देखिए क्या सिचुएशन होगा, इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। जैसे से L पॉजिटिव है, L पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो बात की बात है ना, कोई एक लेकर के पढ़िए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। जैसे बाई द L पॉजिटिव है,
इसका मतलब उस ए के करीब में इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इसी तरह का होगा, यही वैल्यू एल है, ए के करीब में लिमिटिंग वैल्यू एल है, ठीक। लेकिन ए पर वैल्यू वो नहीं ली होगी, तभी डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि एफ ए लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कैसे रहेगा। लेकिन कहता फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि व्हाइल ड्राइंग ग्राफ ऑफ द फंक्शन वन नीड नॉट रिमूव पेन फ्रॉम द पेपर, है ना। ड्रॉ करते समय जब पेन पेपर से उठे नहीं उठे, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, तो ए से पहले तक कंटिन्यूअस है, ए के आगे कंटिन्यूअस है, लेकिन ए पर कहता है गैप। लेकिन मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया तो देखिए, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज ले लेंगे। ये मिरर इमेज हमने ले लिया, इधर का मिरर इमेज ले लीजिए इस पोर्शन का, और एक नीचे कोई पॉइंट रहा होगा, है ना, जिसका मिरर इमेज ले ले, इस गैप को भर देगा, तब जाकर के फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ गए। तो ये इस पॉइंट को मैं P कह दूं, ये P उतना ही ऊपर था जितना नीचे ए के करिस्पॉन्डिंग इस कर्व का पॉइंट, मतलब ये L डेप्थ पर है और वो L हाइट पर है, यही है। तो इसका मिरर इमेज ले लें, यहाँ पर क्या आकर के बैठ जाएगा और फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना देगा, ठीक। और ऐसे ही L नेगेटिव होता, वो गैप वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन नीचे होता, मिरर इमेज नीचे का लेते तो ऊपर में जाकर के गैप के सराउंडिंग, है ना, गैप इस पॉइंट के सराउंडिंग में आ जाता। ये दो पोजीशन है, दोनों ही हालत में एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एल। एल पॉजिटिव है तो माइनस एल नेगेटिव, और एल नेगेटिव होता तो माइनस एल पॉजिटिव। लेकिन ए पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी लिमिटिंग वैल्यू के अपोजिट साइन के साथ, मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन साइन अपोजिट, ठीक है। तो ये प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें कि सीधा और कंसेप्चुअल भी है, इसको देख करके सीधा आपको मार्क करना पड़ सकता है, ठीक। अब जरा देखिए, अब एक जो कंटिन्यूटी में एक जानने वाली चीज है, जैसे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से ज्यादा डिसकंटिन्यूटी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ठीक है। ये दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और फर्स्ट काइंड। इसमें क्या होता है कि LHL एंड RHL आर फाइनाइट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट, ये दोनों फाइनाइट, और तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो जाकर के ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। समझ गए। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है, LHL एंड RHL आर फाइनाइट, ठीक। अब इसमें देखिए, पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि इफ लिमिट एग्जिस्ट, है ना, इफ LHL इज इक्वल टू RHL, फाइनाइट तो है ही, तो फर्स्ट काइंड की हो गई, और उसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल, ठीक, और वो ए के बराबर नहीं, मतलब ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ए, देन fx is discontinuous at x equal to a, हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस एट x equal to a, है ना। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, देन सच डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड, सच डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड, इसको हटाया जा सकता है। कैसे? बाय डिफाइनिंग वैल्यू ऑफ एफ, एक पॉइंट पर वैल्यू डिफाइन करनी है, एफ ए अलग दिया हुआ होगा लिमिटिंग वैल्यू से, तो डिफाइन कर दीजिए, आ जाएगा, कैन बी रिमूव्ड बाय रीडिफाइनिंग एफ,
मतलब पूरे फंक्शन को डिफाइन नहीं करना होगा, रीडिफाइनिंग एफ, द फंक्शन कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना, इसको कह देते हैं आप रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्यों? तो एक पॉइंट पर वैल्यू को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा जो होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट तो हो, लेकिन वो दोनों इक्वल है ही। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा, तब तो आगे कोई चर्चा ही नहीं करनी है। देन सच डिसकंटिन्यूटी इज known as jump discontinuity। ठीक है, इसको जंप डिसकंटिन्यूटी है। समझ गए? ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। और जंप को डिफाइन करते हैं, जंप इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ LHL एंड RHL, मॉड ऑफ LHL माइनस RHL, इसको कहते हैं जंप। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट हो, तब आगे इन्वेस्टिगेशन उस पॉइंट पर वैल्यू है कि नहीं है, क्या है नहीं है, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, और ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के वैल्यू में जंप, और उसी डिफरेंस को जंप कहते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में गैप, जंप डिसकंटिन्यूटी। तो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी में दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होगी, थर्ड और सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड के लिए क्या जरूरी है, दो टर्म मैं यूज करूंगा, ये दोनों अलग अलग है, कि एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL, और ये दोनों अलग अलग है, इज आइदर इनफाइनाइट, ठीक है, और डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे या इनफाइनाइट हो। समझ गए? तो सच डिसकंटिन्यूटी, तब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना ही होना है, तो सच डिसकंटिन्यूटी इज ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, एंड इज ऑब्वियसली नॉन रिमूवेबल इन नेचर, इसको कभी रिमूव नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए, दो टर्म जो मैंने यूज किया है उसको मैं बताता हूं। जैसे आपको दे दिया fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, कहता है x इज नॉट 1, और दे दिया आपको किससे k फॉर x इक्वल टू 1, और आपसे कहता है कि फाइंड k फॉर विच f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए, इसके लिए k की वैल्यू बता दो। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और नॉट वन, सब वन नहीं हो सबके लिए एक ही डेफिनेशन है, तो सीधा मैं लिमिट लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी इसी का यूज, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी इसी का यूज। तो आप क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी इनफाइनाइट, है ना। ये भी नहीं कि प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो जाए, ऑड पावर होता, ऐसा हो सकता था कि जस्ट लेस वैल्यू लेते तो माइनस इंफिनिटी, और x जब जस्ट मोर देन 1 लेते तो प्लस इंफिनिटी, तब तो वहीं पर गैप दिखता कि लिमिट ही डिफरेंट है। अब यहाँ पर लिमिट सेम है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट फाइनाइट, लिमिटिंग वैल्यू इज इनफाइनाइट।
तो इसकी कैटेगरी किस तरह की है? सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। ठीक, अब कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, के की वैल्यू कुछ भी डाल लें, ये फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? तो किसी पॉइंट पर वैल्यू इंफिनिटी आप कह ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इंफिनिटी इज लिमिटिंग वैल्यू। इंफिनिटी इज लिमिटिंग वैल्यू, इट कैन ऑलवेज बी अप्रोच्ड, इट कैन नेवर बी अटेन्ड। इसको कभी भी अटेन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए नो के कैन मेक सच फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। नो के कैन मेक, ये नहीं कह देना है कि इंफिनिटी कैन मेक सच। एक ऑप्शन हो सकता है इंफिनिटी भी दे दे, और इंफिनिटी मैक्सिमम लोग चोट करेगा, गलती से भी नहीं लिखना है। नो के कैन मेक, बिकॉज किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी हो ही नहीं सकती। नो के कैन मेक सच फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। सीधा यही जवाब है। ये लिखा हुआ है तो ठीक है, वरना नॉन ऑफ दीज में तो बाकी सब होता ही है, आपकी राय। ठीक है, ये हो गया नॉट डिफाइंड। दूसरा देखिए, जैसे आपसे कहें कि लिमिट x अप्रोचेस 0 और sin x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए ये बॉक्स जो है आपका GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कहता है कि इसको इवैल्यूएट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे आप? लिमिट h अप्रोचेस 0, जैसे इसको मैं fx कह दूं तो f0 माइनस h। अब इसमें ये h पॉजिटिव है, ऐसे नोटेशन में h पॉजिटिव होता था। 0 को अप्रोच करने का इसका तरीका होगा जस्ट मोर लाइन f0 माइनस h। अब जरा लिखिए लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन ऑफ माइनस h और अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h। ठीक है, तो h की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 और 0 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h आपका 0 हो जाता, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अब लिख डालिए, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस साइन h और अपॉन -1। तो साइन h अप्रोचेस 0 इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। राइट हैंड लिमिट निकाल के देखिए RHL, क्या लिखते हैं? लिमिट h अप्रोचेस 0 f0 प्लस h आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h और अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर h। अब जरा देखिए लिमिट h अप्रोचेस 0 है ना, साइन h और ग्रेटेस्ट इंटीजर h की वैल्यू क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली 0। अब ये अप्रोचिंग 0 नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगभग में बात ही नहीं करता है, कभी लगभग में बात नहीं करता है, सीधा सीधा एग्जैक्टली पक्का 0। तो साइन h और अपॉन एग्जैक्टली 0। साइन h इज नॉट 0, h अप्रोचेस 0, तो साइन h की वैल्यू समथिंग है ना, नियर टू 0 होगा, 0 के करीब में कुछ वैल्यू है। ठीक, और अपॉन एग्जैक्टली 0, तो एनी नंबर चाहे 0 ही क्यों नहीं हो जाता, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो LSD sorry left hand limit LHL is 0 but RHL is not defined, तो RHL does not exist। does not exist इसको कहते हैं कि राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। और इन्फिनिटी ऊपर जो हमने निकाला है 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0 विल अप्रोच इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी वो था, और ये नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट हियर। RHL at x equal to 0 does not exist। ऐसे फंक्शन की वैल्यू 0 पर कुछ भी रख दें, ये फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो दो केस में या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए या कोई एक एग्जिस्ट नहीं करे, इन दो सिचुएशन में अपना फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं। ठीक है, समझ गए इसको?
ये दो तरह की डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक, और सेकेंड काइंड में जो दो केस है उन दोनों केस को मैंने अलग अलग बताने की कोशिश की, है ना, कि डज नॉट एग्जिस्ट और इन्फिनिटी, ये दोनों अलग अलग। ठीक है, अब एक और जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको कहते हैं ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, कभी हाँ कभी नहीं, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। जैसे दे दिया एफ एक्स इज साइन 1/x, ठीक है, साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट 0, ठीक है, और इज 0 इफ एक्स इज 0, ये फंक्शन देखते हैं। अब इसके बारे में आप कुछ भी मुंह खोलेंगे तो उसका अपोजिट आंसर तैयार है। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, यही लिखते हैं आप कि लिमिट h अप्रोचेज 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 माइनस h, इसको लिख लेते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0, और जहां जहां x है वहां पर माइनस h डालिए, तो माइनस ऑफ साइन 1/h हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। चलिए कुछ आया, राइट हैंड लिमिट लिखते, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 f 0 प्लस h, ये हो जाता है आपका सीधा लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन ऑफ 1/h। ठीक है, तो साइन का एंगल इन्फिनिटी अप्रोच करता है, ठीक, लेकिन एंगल कहीं पर भी जाए, साइन थीटा के वैल्यू की अपनी लिमिट है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर 1 तक की, इसी के बीच में कुछ ना कुछ होगी वैल्यू, ठीक, और इसके बीच में संयोग से एक जीरो भी वैल्यू आता है, जो जीरो हो सकता है, नकार नहीं सकते हैं। तो बाय द वे साइन 1/h की वैल्यू जीरो आ जाए, जिसकी संभावना है कुछ ना कुछ वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक में से ही। तो बाय द वे ये जीरो आ गया, जीरो आ गया, तब तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज राइट हैंड लिमिट, है ना, और इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन ये अलग हुआ, है ना, जैसे हाफ हो गया साइन 1/h, तो राइट हैंड लिमिट इज हाफ बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस हाफ, यही दोनों अलग अलग, तो जीरो पर वैल्यू क्या है नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक, तो ऐसे ही डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। ये कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस, समझ गया ऑसिलेशन का मतलब। लेकिन यहीं पर ऑसिलेशन को आप ब्रेक कर सकते हैं, पक्का डिसकंटिन्यूअस कह सकते हैं, कब, जब ऐसा डेफिनेशन दिख जाए कि साइन 1/x x इज नॉट 0, ठीक, और कहता है एज से 1/4 if x is 0, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस। अब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, समझ गया, रीजन आपके सामने है कि एक की वैल्यू बाय द वे 1/4 करेंगे तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/4, कभी नहीं ला सकते। तो जीरो था जो दोनों को बचा ले रहा था, माइनस के कारण अपोजिट साइन का तो है ही, जब साइन कोई होता होगा तब, लेकिन साइन का इफेक्ट खत्म करना है तो सिर्फ जीरो ही एक साथ देगा, तो इसीलिए समझ गए। तो जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी जीरो आने के बाद तो बाकी सबका काम खत्म हो जाता है। तो साइन 1/x x नॉट 0, और जीरो पर वैल्यू जीरो दे दिया, तब ऑसिलेशन होगा, तब ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। लेकिन जीरो पर वैल्यू कुछ भी नॉन जीरो दे दे, ये नहीं 1/4, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू दे दिया, ऑसिलेशन खत्म, ऑसिलेशन ब्रेक, ठीक है। तो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस ऑलवेज, ये हमेशा हो जाएगा। सर ये सेकंड वाला पार्ट फिर से बताइए, 1/4 पे क्यों नहीं है? 1/4 से, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑसिलेशन क्यों हुआ, मतलब कभी यहाँ कभी ना क्यों हुआ, इसीलिए
कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है और साइन थीटा कैन बी 0, मतलब साइन 1/h कैन बी 0, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है ना। और ये 0 हो गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 हो जाएगा, और 0 पर वैल्यू 0 है ही, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूटी के लिए ही चाहिए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो इसीलिए फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन 0 पर वैल्यू में 0 छोड़ करके कुछ और दे दूं, 1/4, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए तो जरूरी है कि तीनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, ये तीनों होना चाहिए, शुड बी लाइक दिस। लेकिन f0 की वैल्यू जैसे ही 1/4 है, अब इन दोनों में से किसी एक को 1/4 आप बना सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ ठीक है 1/4 होगा। तो भाई जो RHL 1/4 हुआ तो LHL क्या हो जाएगा, -1/4, क्योंकि लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन 1/h इज 1/4। तो लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस साइन 1/h विल बी -1/4। ये कभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हो सकता। इसी को समझ गए, ठीक है। इसीलिए फंक्शन कैन नेवर बी मेड कंटिन्यूअस इन सच सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में कभी भी फंक्शन को आप कंटिन्यूअस बना ही नहीं सकते। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में आपको जैसे fx ये तो कंटिन्यूअस हो गया। अब आपसे कह दें कि fx का x रेज टू द पावर n साइन 1/x और x बीइंग नॉन जीरो ऑब्वियसली, और 0 एट x इक्वल टू 0। आपसे कहता है कि फाइंड n फॉर विच f इज कंटिन्यूअस। अभी तो ऑसिलेशन था, x नहीं था तो ऑसिलेशन। अब कह रहा है कि x रेज पर n हमने कुछ दे दिया, अब n की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन अपना कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखेंगे आप। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, ठीक है, x रेज पर n साइन 1/x। RHL में लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x रेज पर n साइन 1/x। ठीक, साइन 1/x के बारे में देख ही चुके हैं कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, -1 से लेकर 1 तक, लेकिन क्या है नहीं मालूम है। इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना है कि इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देना। तो n की वैल्यू मोर देन 0 कुछ भी हो जाए, है ना, n की वैल्यू मोर देन 0 कुछ भी हो जाए तो उसके लिए फंक्शन अपना कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, n की वैल्यू मोर देन 0 कुछ भी हो जाए तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, n की वैल्यू मोर देन 0 कुछ भी हो जाए तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो